दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्रोग्राम में जिसका नाम है द ग्रेट इंडिया शो। एक ऐसा शो जिसमें हम आपको रूबरू करवाते हैं हिंदुस्तान की उन ग्रेट पर्सनालिटीज से जिन्होंने अपने नाम और काम से इस दुनिया में एक अलग पहचान बनाई हुई है। और साथ ही आज आपकी मुलाकात करवाएंगे एक किसान से जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से हासिल किए नए आयाम। और प्रोग्राम के अंत में बात करेंगे एंटरटेनमेंट की दुनिया में चल रही हलचलों की। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती वक्त जाया ना करते हुए अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अपने सेलिब्रिटी सेक्शन से। 1.27 बिलियन आबादी वाला देश भारत। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा मुश्किलें, और मुश्किलें गिनवाने वाले लोग भी बहुत हैं, लेकिन उन मुश्किलों को हल करने वाले लोग बहुत कम हैं। उनमें से एक है हमारे आज के गेस्ट आसिफ मोहम्मद खान, जो कि पहले एमसीडी में रहकर काम कर चुके हैं और तत्कालीन वो ओखला से विधानसभा के मेंबर हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि आसिफ साहब का झुकाव या रुझान जनता की सेवा की तरफ कैसे हुआ। बेसिकली हम लोग किसान हैं और एक ज़मींदार फैमिली में हम पैदा हुए डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर, और हमारी फैमिली का इस मुल्क को आज़ाद कराने में भी एक अहम रोल रहा है। और इसलिए शुरू से ही उसी माहौल को हमने देखा। हमने जब आंखें खोली तो उसी माहौल में सियासी एक पॉलिटिकल फैमिली के अंदर ही हमने आंखें खोली। इसलिए वही हमें जो कहते हैं ना संस्कारों में या जो भी ट्रेडिशनल मिला है वो कहीं ना कहीं वो हमारा बैकग्राउंड है। हम अभी तक मुल्क की आज़ादी के बाद से अभी तक हम 6 एमएलए एक घर के अंदर हम रहे हैं, और अभी भी हम 2 हैं, और एमपी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सेंटर में मिनिस्टर भी हमारी फैमिली से रहे हैं। उसके बावजूद भी मैंने कोई उसका ख़ास बेनिफिट नहीं उठाया, बल्कि बड़े ग्रास रूट लेवल पे हमने स्ट्रगल किया और अपनी मेहनत और जद्दोजहद से हम 2 टर्म दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली जो है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को भी रिप्रेजेंट किया 2 टर्म इंडिपेंडेंट। और अब फिलहाल हम असेंबली को, जो दिल्ली में 70 एमएलए चुने जाते हैं, 70 लोग चुने जाते हैं, उसमें एक अहम रोल कहीं ना कहीं हमारा भी है, और उस जगह आवाम ने हमें पहुँचाया है। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। अगर आप इसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इससे बेहतर एक आवाम की खिदमत करने का मैं समझता हूँ और कोई मौका मिल नहीं सकता। अगर आप उस हलके को रिप्रेजेंट करते हैं, आपको आवाम ने उस हैसियत पे पहुँचाया है अपनी वोट की ताकत से, अगर आप उसका सही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर और कोई तरीका हो नहीं सकता एक जनरल, एक आम आवाम की खिदमत करने का। मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ कि सोसाइटी में बहुत गिरावट आई है। उस सोसाइटी में जो गिरावट आई है उसके असरात जो हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों पर भी उसके असरात दिखाई दिए हैं। पहले के जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी बहुत ज़्यादा तारीफ करते हैं आवाम, कहते हैं भाई उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत ईमानदार थे, बहुत सिंपल थे। लेकिन उस टाइम पर आवाम भी में भी वही जज्बा और वही सिंपलिसिटी थी। आज वो सोसाइटी की गिरावट है, वो ना कहीं आम आवाम में भी वो गिरावट आई है और पॉलिटिशियंस में भी। सोसाइटी में गिरावट आई है, उसके असरात जो हैं वो पॉलिटिशियंस पे भी आए हैं, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। वो खुद को भी अपने आप को सुधारें और सोसाइटी में भी कहीं ना कहीं इस तरह का माहौल बना है उसको ख़त्म करना वो भी उनकी जिम्मेदारी है। जब भी वो लीड करने के अहल होता है, अगर वो भी आम आवाम की तरह या आम लोगों की तरह हो जाएगा तो वो लीड करने के काबिल, मैं नहीं समझता कि वो लीड करने के काबिल रहे। और मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम में इंडिपेंडेंट लोग जो जीत कर आते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जगह जो है वो आवाम के दिलों में बनाते हैं। नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज से जो लोग आते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि पार्टीज़ के जो वोट्स होते हैं कि किसी हद तक वो लोग हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्शन में आता है वो सिर्फ अपने बलबूते पर ही वोट हासिल कर पाता है। देखिए, जब हम यहाँ से एमएलए चुने गए और उस टाइम पर यहाँ आसार कदीमा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस पे बाउंडेशंस जामिया नगर पे लगा रखी थी, क्योंकि जोगाबाई विलेज में एक माउंट था जो जोगाबाई माउंट
के नाम से पुरातत्व विभाग में रजिस्टर्ड था, और जिसका 5000 साल पुराना जब महाभारत हुआ था तो यहाँ महाभारत की जो फौजें थी जो कुरुक्षेत्र जा रही थी, उन्होंने यहाँ डेरा डाला था जोगाबाई में। तो आसार कदीमा का ये मानना था कि यहाँ खुदाइयाँ की जाएंगी तो महाभारत के टाइम का बहुत सामान निकल पाएगा, इसलिए उसने कंडीशन बाउंडेशन लगा दी थी कि यहाँ पर फर्दर डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा, और गवर्नमेंट जो है वो यहाँ कोई बजट नहीं देगी और ना यहाँ कोई डेवलपमेंट किया जाएगा। देखिए, दो चीज़ें ऐसी हैं दिल्ली के अंदर, ऑब्जेक्शंस बहुत लगते हैं, लेकिन आसार कदीमा और फॉरेस्ट, इसके लिए इतने सख्त कानून हैं कि इनको ओवररूल कोई नहीं कर पाएगा। तो हमने वो बड़ा अनआइडेंटिफाई एरिया था जोगाबाई माउंट जिसका नाम था, वो ट्रेस नहीं हो पा रहा था, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में था, लेकिन उसका ये नहीं पता चल पा रहा था कि ये है जामिया नगर में किस जगह पर था। उसको हमें ट्रेस करवाने में सैटेलाइट के जरिए हमने प्राइवेट सर्वेयर हायर किए, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लगाया, आसार कदीमा के लोगों को लगाया, और काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद 2 साल बाद वो ट्रेस आउट हुआ कि वो किस जगह पर जोगाबाई माउंट था। उसको आइडेंटिफाई किया गया, उसकी बाउंड्री बनाई गई और उसके 100 मीटर की एक बंदिश लगा दी गई जो आसार कदीमा का एक्ट कहता है कि 100 मीटर के दायरे में उसमें कोई डेवलपमेंट नहीं किया जाएगा। अभी सिर्फ 1 साल का मौका मिला है कि हम बाकी एरिया में डेवलपमेंट करें, और आज अल्लाह का शुक्र है कि हमने तकरीबन 90 करोड़ रुपए के काम हमने ऑन ग्राउंड हैं, हमारे काम चल रहे हैं 90 करोड़ के। और सबसे बड़ी कामयाबी जो हमें मिली है, जामिया नगर लो लाइन एरिया है, जमुना के एक तराई के एरिया में, जमुना की बेल्ट में ये बसा हुआ है। इसके पानी की निकासी का जो है वो कहीं रास्ता नहीं है सीवेज का, और अभी तक सीवेज जो है वो जमुना में को जाला, जमुना को पॉल्यूट कर रहा है। इत्तेफाक से मैं जल बोर्ड का मेंबर भी हूँ, और मैंने जल बोर्ड की मेंबर की हैसियत से हमने 200 किलोमीटर सीवेज सिस्टम को यहाँ सैंक्शन दिलवाई है, बोर्ड से अप्रूवल मिल गया है, जिसे हम जाकिर नगर से शाहीन बाग तक तकरीबन 13 अनऑथराइज कॉलोनीज़ में 200 किलोमीटर सीवेज सिस्टम, ये दिल्ली की पहली अनऑथराइज कॉलोनीज़ होगी जिसमें प्रॉपर तरीके से जल बोर्ड सीवेज सिस्टम डालने जा रहा है। और इसके 5 हम SPS पंपिंग स्टेशन, सीवेज पंपिंग स्टेशन बना रहे हैं, जो सीवेज को पंप करके और ओखला टैंक जहां ट्रीट किया जाता है सीवेज को, वहां इसको हम लेकर जाएंगे। अभी तक ये जमुना में जा रहा था, ये हम अपनी बहुत बड़ी कामयाबी मानते हैं। तीसरी कामयाबी हम जो अपनी मानते हैं वो मेट्रो है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी भी है इस हल्के में, और जामिया नगर उसी के नाम से कहलाया जाता है, और यहाँ मेट्रो जो थी वो 4th फेज में थी। हमने चीफ मिनिस्टर को कन्विंस किया कि आपने जब दिल्ली में सभी यूनिवर्सिटीज़ को जोड़ा है मेट्रो से, तो आप इसको प्लीज़ 3rd फेज में ही हमारे जामिया नगर को जोड़ें। उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, और ये आज की डेट में बहुत तेज़ी से यहाँ मेट्रो का काम चल रहा है, और जो 2015 के बाद शुरू होना था वो हम 2015 तक उस काम को कंप्लीट करके, और यहाँ के आवाम को जो है, क्योंकि डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है और उसका जो ट्रैफिक सिस्टम इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होगा जब मेट्रो, क्योंकि अंदर भी कई स्टेशन है मेट्रो, इससे आवाम को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। ओखला की तरक्की में तो आसिफ साहब पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं, पर साथ ही साथ ओखला एक और गंभीर मुश्किल से जूझ रहा है। वो मुश्किल क्या है और उससे लड़ने के लिए आसिफ साहब ने क्या रणनीति बनाई है, ये जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में अपना करियर बनाने के लिए ज्वाइन करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, practical training and classes from highly acclaimed and experienced media professionals. The courses we offer are Diploma in Mass Communication, Bachelors of Mass Communication, PG Diploma in Mass Communication, Masters in Mass Communication. Admissions already started. Limited seats apply now. ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9818948956, 9891653119 पर, या फिर लॉग इन करें www.nimc-india.com पर। ये दूध नहीं कम है, पियो जितना कम है, पियो जितना कम है। इससे भरा है, हेल्थ से भरा है, प्यार से भरा है, ये लाइफ से
सुधा, सेहत, स्वाद, अनगिनत खुशियां। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका द ग्रेट इंडिया शो में। ओखला में बसा बटला हाउस आज एक खास तरीके के खौफ से जूझ रहा है, लेकिन कोई भी मुश्किल खुद ब खुद हल नहीं होती, उससे लड़ना पड़ता है। तो आइए जानते हैं आसिफ साहब से। जब से मैंने इस एरिया को रिप्रेजेंट किया, मैं एमएलए बना हूँ, दिल्ली गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तब से यहाँ जनरल ये प्रॉब्लम है। टेररिज्म के नाम पर जो माइनॉरिटीज़ के जहनों में और दिलों में जो एक खौफ बैठा हुआ है, उसको दूर करना भी हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और हम भी नहीं बल्कि पूरा जामिया नगर के अवाम ये आज महसूस करते हैं कि आज से 3.5-4 साल पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया था और जो पुलिस का रवैया था, ख़ास तौर से टेररिज्म के नाम पर जो यहाँ के अवाम को हैरेस किया जाता था, उससे कहीं ना कहीं लोगों को रिलीफ मिला है। और हमने उसको सख्त अल्फाज में उसकी मजम्मत ही नहीं की है, बल्कि हमने ये वार्निंग भी दी एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को, कि हम टेररिज्म की हिमायत नहीं करते, ना हम मजहबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे मजहब भी इजाज़त नहीं देता, और इंसानियत का भी ये फ़र्ज़ है कि इस तरह की बातों को कंडेम करें हम लोग, ना कि इसको प्रमोट करें या हिमायत करें। लेकिन हमने जो एक सख्त अल्फाज में जो इसकी मजम्मत की और इनको वार्न किया कि हम टेररिज्म के नाम पर अगर यहाँ के माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ ज़्यादती होगी तो हम किसी कीमत पर भी उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे हमें सड़कों पर उतरना पड़े, चाहे हमें किसी हदों तक जाना पड़े। क्योंकि बटला हाउस इनकाउंटर, देखिए, ये पूरी दुनिया में एक सिंबॉलिक फर्जी इनकाउंटर का नाम बन गया है, और उसके हमारे पास तमाम तरह के फैक्ट्स भी हैं, फोटोग्राफिक भी हैं, और बहुत सी हमारे पास एविडेंसेस हैं जो ये बिल्कुल बात साबित करती है कि वो बच्चे इनोसेंट थे, और ये पुलिस ने अपने ऊपर जो ब्लास्टों का जो उन पर दाग लगा हुआ था, वो कहीं ना कहीं उनको फिट करना था। उन्होंने वो बटला हाउस में उन बच्चों को गोलियों से भूनकर और ये साबित करने की कोशिश की कि हम बहुत अहल हैं और हमने टेररिस्टों को मार गिराया। तो ये एक जहनों में, देखिए, माइनॉरिटीज़ के लोग कहीं ना कहीं अपना आप को अनसिक्योर महसूस करते हैं, ख़ास तौर से टेररिज्म के नाम पर। उनके वालिदैन ये महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा कब सड़क पे से उठा लिया जाए और किस ब्लास्ट के नाम पर कहाँ उसको फिट कर दिया जाए। तो इस बात को आज ऊपर वाले का शुक्र है कि कहीं ना कहीं जामिया नगर के लोग अपने आप को से महसूस करते हैं, और ये महसूस करते हैं कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात पैदा हुए तो हमने जिसको वोट दिया है, जिसको चुना है, वो हमारे बीच में होगा। 24 घंटे में शायद 24 घंटे हम अपने एरिए के हल्के के मसाइल में अगर सो रहे हैं तो भी जहनों में, हमारे ख्वाब में भी वही चीज़ें दिखाई देती हैं कि कहाँ सीवर उबल रहा होगा, कहाँ पर ट्रैफिक जाम होगा, कहाँ पानी नहीं आ रहा। और मैं समझता हूँ कि मैं तकरीबन 20 घंटे हम वर्किंग में रहते हैं, मुश्किल से 4 से 5 घंटे हमें सोने का मौका मिलता है, और उन 20 घंटे में भी हम सुबह से लेकर और रात तक उन्हीं मसाइलों में जूझते लेते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इंसान है और इंसानी फितरत होती है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स भी करना चाहता है। तो मुझे गार्डनिंग का और एनिमल्स का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उसी बीच में मैं अपने गार्डन्स, मैंने तरह तरह के अपने ऑफिस जहाँ मेरा है, यहाँ मैंने बहुत खूबसूरत एक गार्डन बनाने की कोशिश की है, और अपने ही लिए नहीं बल्कि तमाम सराउंडिंग्स के लोग शाम को सुबह को यहाँ टहलने भी आते हैं और उसका लुत्फ़ भी उठाते हैं। और हम भी, मैं कहीं उसी बीच में शाम को मैं तकरीबन 2 घंटे गार्डनिंग में मैं ख़ास तौर से लगाता हूँ। दोस्तों, राजनीति की दुनिया से अब रुख करते हैं गांव की ओर, क्योंकि असली भारत तो गांव में ही बसता है। यहाँ भी रोज नए आयाम गढ़े जाते हैं, नई सक्सेस स्टोरीज बनती हैं। तो चलिए आज आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे ही किसान से जिन्होंने अपनी मेहनत से, लगन से कैटल फार्मिंग को एक नई शक्ल दे दी है। बिहार के किसान श्री राजनारायण जी। 80 के दशक की शुरुआत में बिहार के पशुपालक और किसान जहां कम उत्पादन क्षमता, अपर्याप्त मुनाफे जैसी समस्याओं से जूझ रहे थे,
वहीं बेगूसराय जिले के राजनारायण सिंह जैसे किसानों ने सहकारिता के महत्व को भली भांति न केवल समझा बल्कि औरों को भी समझाया। मेरा नाम राजनारायण सिंह हुआ, गांव केसावे, बेगूसराय जिले के बरौनी प्रखंड का ये गांव है। मैं पिछले पशुपालन तो लगभग 30 वर्ष से ज़्यादा हो गया है। पहले दूध उत्पादन तो किसान करते थे, लेकिन स्थिति दो तरह की थी। एक तो जो पशु किसानों के पास थी उसका उत्पादन क्षमता कम था। दूसरी बात, जो भी उत्पादन था उसका जो मार्केटिंग था वो मिडिलमैन के मार्फत होता था और बाज़ार भी मात्र लोकल बाज़ार ही था। तो किसानों का जो दूध का मूल्य था वो भी सही नहीं मिल पाता था। उत्पादन क्षमता कम थी। अच्छा जो पोषण चारा वगैरह था उसका भी अभाव था। तो एक बिखरे हुए ढंग से काम चल रहा था। लेकिन फिर आगमन हुआ कोऑपरेटिव का। गांव में कई किसानों ने मिलकर कोऑपरेटिव्स यानी कि दुग्ध समितियां बनाई और दुग्ध उत्पादन की रूपरेखा को बदल दिया और यहीं से उनकी जिंदगी की दिशा बदल गई। पहले जहां कम उत्पादन क्षमता वाली नस्ल के पशुधन होने और असंगठित विपणन व्यवस्था के चलते उनकी मेहनत का पर्याप्त लाभ उन्हें नहीं मिल पाता था, अब वहीं आज राजनारायण उन्नत नस्ल के पशुओं और पशु उत्पाद के संगठित विपणन की वजह से न केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गए हैं बल्कि अन्य किसानों के लिए भी एक उदाहरण बन गए हैं। जैसे मिल्क कोऑपरेटिव हमारे गांव में खोला और कृत्रिम गर्भाधान द्वारा टोटल अपना ही गाय तैयार हुआ है और लगभग जो है सो हमारा दूध उत्पादन अभी 100 लीटर प्रतिदिन औसत का। दुग्ध उत्पादन इन समितियों की वजह से अब मुनाफे का काम बन चुका है। समितियों के बन जाने के बाद न केवल दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि पशुधन में भी इजाफा हुआ। मेरे गांव की सोसाइटी जो खुली थी 1987 में 25 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से और अभी 2500 लीटर प्रतिदिन इसका संग्रहण हो रहा है। राजनारायण सिंह के कार्य प्रणाली की एक बड़ी खासियत ये है कि उन्होंने कठोर परिश्रम के साथ साथ वांछित तकनीकी जानकारी को भी अच्छी तरह खुद से जोड़ा है और उन जानकारियों का उपयोग अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने में बड़ी दक्षता से करते हैं। मैस्टाइटिस जिसे हम लोग यहाँ थनैला कहते हैं, ये गाय का तो एक बहुत गंभीर बीमारी है और उसके उत्पादन क्षमता को समाप्त कर देती है गंभीर रूप से अगर बीमारी हो। तो इसके बचाव के लिए व्यवस्था हम लोग करते हैं और वो दवाएं उपलब्ध करवाई जाती है जिसके उपयोग करने से मैस्टाइटिस पर रोक लगे। जैसे साफ सफाई का है और धोने के बाद एक दवा आती है क्वार्सिलोन, साफ करके वो पानी में मिला करके उसके छीमी को उसमें भिगोते हैं धोने के बाद, जिससे उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं हो और इससे मैस्टाइटिस का बचाव होता है। और मैस्टाइटिस तो ऐसी बीमारी है कि अगर उसका सही ढंग से उपचार नहीं हो तो गाय का पूरा थन बर्बाद हो जाता है और उसका उत्पादन क्षमता शून्य हो जाता है। राजनारायण सिंह की कहानी आज बेतहाशा शहरीकरण की तरफ भागते दौर और कृषि पशुपालन जैसी परंपरागत व्यवसाय से मुंह मोड़ते समाज के लिए उल्लेखनीय होने के साथ साथ काबिले तारीफ भी है। दोस्तों, अभी आपने जाना एक छोटे से किसान के पीछे छुपी एक बड़ी सी सक्सेस स्टोरी को। फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, पर आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की। ये दूध नहीं दम है, पियो जितना कम है, पियो जितना कम है। इससे भरा है, हेल्थ से भरा है, प्यार से भरा है, ये लाइफ से भरा है। ये दूध नहीं दम है, पियो जितना कम है, पियो जितना कम है। सुधा, सेहत, स्वाद, अनगिनत खुशियां।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में अपना करियर बनाने के लिए ज्वाइन करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड क्लासेस फ्रॉम हाईली acclaimed and experienced media professionals with in-house web channel Voice of People, news portal ANN247.com and production house ITV, which has made more than 50 public service messages for different departments of government, Saregama for Zee Punjabi and many other shows. You get the chance to have hands-on experience while studying. We also offer 100% internship and placements. With power of knowledge and opportunities, make your future secure in the field of media. The courses we offer are Diploma in Mass Communication, Bachelors of Mass Communication, PG Diploma in Mass Communication, Masters in Mass Communication. Admissions already started. Limited seats apply now. ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9818948956, 9891653119 पर या फिर 01126320885 या 01126320887 पर या फिर लॉग इन करें www.nimc-india.com पर। You can also walk into 84A Bharat Nagar, New Friends Colony, New Delhi. अब वक्त हो चला है प्योर एंटरटेनमेंट का, यानी कि बॉलीवुड का। तो चलिए अब नजर डालते हैं उस फिल्म पर जिसका खुमार सबसे ज्यादा छाया रहा इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर। इन दिनों बॉलीवुड में एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं और इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स की देन है इस हफ्ते रिलीज हुई ज़ॉम्बी स्पेशल गो गोआ गॉन, जो अपने आप में एक अनोखी और अजीब फिल्म है। कृष्णा DK और राज नदीमुरु के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म एक नए सब्जेक्ट पर बेस्ड है, इसलिए काफी एंथुजियाज्म पैदा कर रही है। वैसे तो ज़ॉम्बीज पर फिल्में हमेशा हॉलीवुड में ही बनी हैं, पर बॉलीवुड में ये एक्सपेरिमेंट फर्स्ट टाइम हुआ है। फिल्म गोवा के आइलैंड में फंसे कुछ दोस्तों की कहानी है। फिल्म का असली मजा डर के बीच हंसी के छोटे छोटे किस्सों में है। अपने यूनिक कंसेप्ट के साथ बनी ये फिल्म पूरी तरह से पैसा वसूल फिल्म है, इसलिए इस फिल्म को दिए जाते हैं 3 स्टार। की दूसरी रिलीज गिप्पी इंट्रा स्कूल ड्रामा पर बेस्ड है। करण जौहर के बैनर में बनी ये फिल्म उनकी फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर को हूबहू रिफ्लेक्ट करती है। ये फिल्म बच्चों की उम्र के उस इनसिक्योरिटी भरे दौर के बारे में है जब उनके लिए अपने बारे में अपने दोस्तों की राय बहुत मायने रखती है। अपने वीक और पुराने कंसेप्ट पे बनी इस फिल्म को मिलते हैं 2 स्टार। म्यूजिक और सॉन्ग्स के बिना एंटरटेनमेंट की बातें अधूरी सी लगती हैं, इसलिए हम हर हफ्ते आपके लिए लेकर आते हैं वो गाना जिसे हर कोई गुनगुनाता है, यानी कि सॉन्ग ऑफ द वीक। तो चलिए सुनते हैं वो गाना जिसने इस हफ्ते बाजी मारी। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरे लिए ही तो सिग्नल तोड़ ताड़ के आया दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड छोड़ छाड़ के। तेरी अखियों का इशारा मुझे बहुत लगे, तू समझ लो आवारा हो पाई बहुत लगे। और सस्ते वादे खा के अपनी पॉकेट मनी बचा के आया, तेरे लिए पैसे वाले तोड़
दोस्तों, ये था हमारा आज का द ग्रेट इंडिया शो, जिसमें हमने बात की ओखला विधानसभा मेंबर आसिफ मोहम्मद खान से और साथ ही जाना केटल फार्मिंग के पीछे छुपी सक्सेस स्टोरी को और जाना इस हफ्ते रिलीज हुई गो गोआ गॉन और गिप्पी का हाल। इसी उम्मीद के साथ कि अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, हम लेते हैं आपसे विदा। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में अपना करियर बनाने के लिए ज्वाइन करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। यहाँ पर आपको मिलेगा प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड क्लासेस फ्रॉम हाईली acclaimed and experienced media professionals. The courses we offer are Diploma in Mass Communication, Bachelors of Mass Communication, PG Diploma in Mass Communication, Masters in Mass Communication. Admissions already started. Limited seats apply now. ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9818948956, 9891653119 पर या फिर लॉग इन करें www.nimc-india.com पर।